था कि वो इसे डिस्टर्ब करें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब नहीं हुए। पुलिस, एफसी, बाकी अदारों ने मिल के ऐसी अरेंजमेंट्स की। इससे पहले भी आपको पता है बड़ी ईद के मौके पर उन्होंने करने की कोशिश की। ये कल अदम तंजीब फिरका वाराना तशद्दुद में मुलव्विस ग्रुप लश्कर जंगवी के टूटने के बाद वजूद में आई थी, और इसने कोयटा में जनवरी 2013 में एक हमले में 92 जबकि फरवरी में एक बाजार पर हमले में 81 अफराद के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी। इस साल अगस्त में कराची में रेंजर्स ने लश्कर जंगवी अल आलमी के एक रहनुमा सैयद सफ्तर के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की थी। जिस तरह हमने कल भी बात की थी कि पूरे मुल्क में दहशतगर्दी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा हालिया दिनों में हमने देखा है कि बलूचिस्तान और कोयटा को निशाना बनाया गया है दहशतगर्दों की जानिब से। इस वक्त हम बात करेंगे, जियो न्यूज के नुमाइंदे सलमान अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान, हम देख रहे हैं कि सुबह से ही आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं हालात इस वक्त कोयटा में क्या है। पहले तो जख्मियों के बारे में बताएं, बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हैं, किस हाल में है? जी ओसामा, जख्मियों के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मैं सिविल अस्पताल कोयटा गया था। वहां मैंने जख्मियों से फर्दन खुद भी पूछा। उन्हें तिब्बी इमदाद की फराहमी का दावा तो ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन जितने भी इस वाक़े में ज़ख्मी रिक्रूट से वो शिकायत कर रहे थे तिब्बी अमला की अदम मौजूदगी का और डॉक्टर्स का उनकी जानिब अटेंशन न देने का, इस तरह की बहुत सी शिकायत थी जो वो करते नजर आ रहे थे। ताहम जो हमारी तिब्बी अमले से बात हुई और डॉक्टर से बात हुई, उनका कहना है कि तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है, क्योंकि उन्हें जख्म आए हैं और वो अभी तक मुकम्मल तौर पर तिब के हवाले से जानते नहीं हैं, इसलिए वो शिकायत कर रहे हैं। कुछ के जिस्म में गोलियां रह गई थी, अगर उसे नहीं निकाला गया तो उसकी शिकायत कर रहे थे कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसे इसी तरह रहने दें, कुछ देर बाद या कुछ अरसे बाद दोबारा ऑपरेट के जरिए निकाला जाएगा। तो इस किस्म की शिकायत जो है वो रिक्रूट्स की जानिब से देखने में आ रही है। ताहम जो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जो डॉक्टर्स का और जो तिब्बी अमले का, मेडिकल अमले का ये कहना है कि तमाम जो जख्मी हैं उनकी हालत खतरे से बाहर है और जो एसओपी के मुताबिक जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा सलमान, तहकीकात के हवाले से बताएं कि तहकीकात कहां तक पहुंची? तहकीकात के हवाले से सिर्फ अब तक ये देखने में आया है कि SPCIA जो है उनकी सरबराही में एक टीम जो है इसकी तहकीकात पर काम कर रही है, जबकि दीगर जो तहकीकाती टीमें हैं जिसमें CTD है, इन्वेस्टिगेशन विंग है, उनको भी इसमें उनकी मामनत हासिल है। वो तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इसके हवाले से किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन टीम जो है ना गुज़िश्ता 48 घंटे में वो कायम नहीं की गई। आज इम्कान है कि जैसे ही तमाम सूरत हाल होगी तो इन्वेस्टिगेशन विंग जो है जिसमें दीगर इदारों के जो नुमाइंदे हैं उन्हें भी शरीक करने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया सलमान अशरफ आपका, आपने हमें अपडेट किया। और इतना दुख होता है, मुझे याद आ रहा है कि 8 अगस्त के बाद मैंने एक सवाल किया था कि हर कोई जानता है कोयटा में जब वकला पर यह हमला हुआ, बिल्कुल एक दूसरे को आपस में वो जानते हैं, जान बाग हुए। अभी वो जख्मी अभी तक पूरी तरह कई वो जख्मी सही नहीं हो सके। एक को मैं भी जानता हूँ जो यहाँ आगा खान हॉस्पिटल कराची आए और देखें एक बड़ी तादाद 100 से ज्यादा लोग मजीद जख्मी। बहुत ही अफसोस हुआ है। उस ऑर्गेनाइजेशन की अब हमने बात करनी है जिसने क्लेम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अटैक के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे एजाज सैयद। एजाज, जरा आप हमारे लिए हमारी क्लैरिटी के लिए बताइए, लश्कर जंगवी अल आलमी कल अदम लश्कर जंगवी से कितनी मुख्तलिफ है दोनों ऑर्गेनाइजेशन? जी, लश्कर जंगवी अल आलमी लश्कर जंगवी से इस तरह से मुख्तलिफ है कि लश्कर जंगवी का जो ओरिजिन था वो पंजाब में था और बाकी जो सूबों में बलूचिस्तान और सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में इसके जो एक्टिविस्ट पाए जाते थे। लेकिन लश्कर जंगवी एक सेक्टेरियन जमात थी, जबकि लश्कर जंगवी अल आलमी अमली तौर पर लश्कर जंगवी की जो खाली जगह उसको फिल कर चुकी है। और इसके पास दो और चीज़ें हैं। इनका जो टारगेट है खाली एक ख़ास किस्म का जो फ़िरका है वही नहीं, बल्कि इनका जो टारगेट है वो पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो भी इनका टारगेट है। जबकि लश्कर जंगवी जो है उस जो लश्कर जंगवी अल आलमी, इसके कितने लोग होंगे पाकिस्तान में? इसका मरकज कहाँ है? उनका ये भी कहना है
कि चारों सूबों में उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। 6 के करीब मरकजी रहनुमा हैं और गालबन यही जो 6 अफराद हैं वो शुरा के अरकान भी हैं। इनका जो सरबराह है इसका वो सैयद यूसुफ खुरासानी और या सफदर खुरासानी एलियस वो यूज़ करते रहते हैं और ये कराची से ताल्लुक़ रखता है। एक शख्स जो कि किसी ज़माने में रेंजर्स की हिरासत में भी रहे और जब ये जो इनका सरबराह है रेंजर्स से रिहा हुआ तो उसने अपनी जो तंजीम है ये वाली कालादम तंजीम इसको इस सेक्टेरियन जमात को जिसका जो टारगेट है वो पाकिस्तान की रियासत और उसके काम करने वाले जहां से बात शुरू की थी एजाज ने कि ये तंजीम लश्कर जंगवी एक फिरका वाराना तंजीम थी, सेक्टेरियन तंजीम थी, वहां से ये लश्कर जंगवी आलमी फिर बन गई जिसने दहशतगर्दी अपनाई। तो मैं ये कहूंगा वालिदैन से कि अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखें। नौजवान जो हैं वो बहुत ज्यादा इस तरफ जाते हैं। आप देखें इंतहा पसंद अगर कोई भी तंजीम है उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहीं से फिर इस तरह आगे जाकर किसी पहले वो तशद्दुद पर उकसाते हैं किसी खास एक बरादरी एक फिरके के खिलाफ और उसके बाद वहीं से फिर आहिस्ता आहिस्ता होता है तो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं। वेरी राइट, लेकिन अब इन सारी जो तंजीमें हैं इनकी मजीद आगे स्प्लिंटर ग्रुप्स भी निकल आए जो कि मुझे कभी कभार इस तरह लगता है कि इनकी आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, ये मर्सनरीज हैं जो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और जहां भी कोई दहशतगर्दी करनी हो कुछ भी इस किस्म का काम करना हो मिल जाते हैं कि आओ मिलके करें, लेकिन आइडियोलॉजी कोई नहीं है पीछे, लिहाजा बिल्कुल ही बेकार है ये तो ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल आपसे कहा तहरीके तालिबान पाकिस्तान इस तरह बनी थी, पूरे मुल्क में जो इस तरह से दहशतगर्दी की तरफ माइल हो गई तंजीमें और जो आप यूं समझिए कि क्रिमिनल्स थे जो जराइम पेशा लोग थे वो उसमें और वो एक गढ़ बन गया तहरीके तालिबान पाकिस्तान का। और जो नासूर आप देख रहे हैं ये एक बीमारी ये दहशतगर्दी पूरे मुल्क में है। बहरहाल यही हम चाह रहे हैं और मैं कई दफा ये परेशान हो जाता हूं बतौर एक सहाफी के कि जब बहुत से सादा सवालों के जवाब नहीं मिलते, जब पूरे मुल्क में ये बात तय हो गई है सब लीडर्स में कि हमने दहशतगर्दी का खात्मा करना है और ये पॉइंट्स हैं जो हमने करने हैं, फिर क्यों हम दहशतगर्दी खत्म नहीं कर पा रहे? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत ही अफसोस की बात है और नए नए नाम भी अब आ रहे हैं। पहले तो हम एक तालिबान या अलकायदा की अलकायदा की हम बात करते थे कुछ 10-15 साल पहले, अब तो हर फैक्शन का एक अपना नाम है, हर ग्रुप का अपना नाम है, रीजनल नाम है, कोई वहां काम कर रहे हैं यूरोप में, कोई पाकिस्तान में, कोई साउथ ईस्ट एशिया में, अब तो कोई कमी नहीं रही इन चीजों में। ऐसा ही है। अच्छा एक और खबर जो हमारी टॉप स्टोरीज में भी शामिल थी, पिलडेट की रिपोर्ट के बारे में मैं चाह रहा था कि हम आपको बताएं, चूंकि एक नई रिपोर्ट आई है पिलडेट की और उसमें बहुत सी अहम बातें की गई हैं, क्योंकि कुछ अरसा पहले तक सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में कहा जाता था कि तवानाई का बहरान है, बेरोजगारी है, लेकिन अब लोगों का ख्याल कुछ मुख्तलिफ है। खासतौर पर जिस तरह के वाकयात हालिया दिनों में हुई हैं उसके बाद ये देखा जा रहा है कि लोग भी अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला है और इसको हमें हर सूरत में खत्म करना है। और किस तरह इसको खत्म किया जाए ये भी एक बड़ा सवाल है। जो रिपोर्ट आ रही है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। 2016 गुड गवर्नेंस में पंजाब हुकूमत सबसे आगे है और सिंध हुकूमत सबसे पीछे रही। मुल्क का सबसे बड़ा मसला बिजली बहरान नहीं बल्कि दहशतगर्दी रहा। गैर सरकारी इदारे पिलडेट ने मुल्क गीर अवामी सर्वे जारी कर दिया है। एक और सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नून लीग की मकबूलियत बढ़ी है। पिलडेट सर्वे 11 अगस्त से 30 अगस्त के दरमियान किया गया है और सर्वे के मुताबिक राय दहिंदगान ने विफाकी हुकूमत ने के गुड गवर्नेंस के 27 इशारियों में से 10 में मुस्बत रेटिंग दी और गुज़श्ता साल के सर्वे में सिर्फ 6 इशारियों को मुस्बत रेटिंग मिली थी, तो इसलिए इसमें फर्क आया। मुल्क की सतह पर गवर्नेंस में पंजाब हुकूमत को सबसे ज्यादा 67% रेटिंग मिली है और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 38%, बलूचिस्तान हुकूमत को 26% और सिंध हुकूमत को मुल्क की सतह पर सबसे कम 25% रेटिंग मिली है। तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी इस साल पिलडेट की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम रही है। और सूबों की सतह पर खैबर पख्तूनख्वा के राय दहिंदगान ने सूबे में गवर्नेंस के 25 में से 18 इशारियों को मुस्बत रेटिंग दी। पंजाब में 25 में से 15 इशारियों और बलूचिस्तान में 25 में से 12 इशारियों को मुस्बत रेटिंग मिली है। यानी इशारी आप ये समझ लें कि इंडिकेटर्स कि जिनसे आप अंदाजा लगाएंगे कि कोई जो सूबा है वो कितना आगे जा रहा है। और बलूचिस्तान में जिस तरह मैंने आपको बताया कि 25 में से 12 इशारियों को मुस्बत रेटिंग मिली। सिंध के राय दहिंदगान ने सूबाई हुकूमत को गवर्नेंस के 25 में से सिर्फ 2 इशारियों में मुस्बत रेटिंग दी। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 35% राय दहिंदगान आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की बेहतर कारकर्दगी के लिए पुरुमीद हैं।
तो इसलिए इलेक्शन कमीशन मुश्किल में नजर आ रहा है अवामी राय में। साल 2015 में यह शरह 38% थी। सर्वे में सिर्फ 18% अवाम ने पुलिस पर एतमाद किया, जबकि 76% राय दहिंदगान ने फौज और 62% ने अदलिया पर एतमाद का इजहार किया। पिलडैट के मुल्क गिर सर्वे में दहशतगर्दी का मसला मुल्क के सबसे बड़े मसले के तौर पर सामने आया है और दहशतगर्दी के बाद अफरात ज़र और तवानाई के बहरान बड़े मसाइल करार पाए। साल 2015 में तवानाई का बहरान सबसे बड़ा मसला करार दिया गया था। पिलडैट का कहना है कि सर्वे में 85 अजला के दही और शहरी इलाकों के 3610 शहरियों ने हिस्सा लिया, यानी उनसे राय ली गई थी। इससे सिर्फ 2 रोज पहले एक और काबिल एतमाद इदारे गैलप ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी की। इसमें हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अवामी मकबूलियत बढ़ी है। नून लीग की अवामी मकबूलियत बढ़कर 35%, पीटीआई की मकबूलियत पहले से कम होकर 17% हो गई है। सर्वे के मुताबिक 50% अवाम का ख्याल है कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। यह एक अच्छी और बड़ी बात है। 2015 में सिर्फ 15% लोगों ने अब राय मुस्बत जाहिर की थी। तो इतनी मुश्किलात के बावजूद लोग अब भी पुरुमीद हैं, हौसला और हिम्मत रखे हुए कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, आगे चलकर बेहतरी आएगी। लेकिन जब इस तरह के सानियात होते हैं तो यकीनन बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन ऐसे वाकयात को रोकना कैसे है, हमारे साथ एक बहुत आम शख्सियत है इस पर बात बिल्कुल इसको समझने की बहुत जरूरत है और सीनियर दिफाई तजदियाकार इम्तियाज गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इम्तियाज गुल साहब, सबसे पहले तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कल ये कोयटा सानेहा जो है इसको कबूल किया है, उन्होंने इसको अकाउंटेबिलिटी में लिया है और इनमें नाम है जी दाइश, लश्कर जंगवी आलमी और तालिबान। तो आपको क्या लगता है कि किया किसने, किसका हाथ है पीछे इसके? देखिए, हमें समझना चाहिए कि ये दहशतगर्दी का दूसरा नाम है, चाहे वो अल-आलमी है, लश्कर जंगवी या अल-कायदा है। बुनियादी तौर पे इसको हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टेररिज्म और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्टेबिलिटी। ये वो लोग हैं जो कि कभी किसी एक बड़ी जमात में होते थे, फिर टूटते टूटते उनके मुख्तलिफ धड़े बन गए हैं और जो लोग भी इनको इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है खुद भी उसकी हौसला अफजाई करते हैं इनकी स्प्लिंटरिंग की, यानी इनके तकसीम होने की, ताकि तफ्तीश का रुख एक तरफ ना हो बल्कि वो फैल जाए। तो वो आप इस तरह एक हकीकत भी छुप जाती है और जो तफ्तीशकार हैं उनके लिए भी मुश्किल पैदा हो जाती है और उनका बुनियादी मकसद भी हल हो जाता है और वो मकसद है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाना, अदम इस्तेहकाम फैलाना। तो इसलिए हमें इस पे बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये सब आला-ए-कार हैं बैरूनी कुव्वतों के, बैरूनी अनासिर के। यहाँ पे आपने देखा पहले ये फाटा का इन्होंने रुख किया हुआ था और अभी ये बलूचिस्तान चले गए हैं। और अगर आप ये देखिए कि लश्कर जंगवी का जो नाम इस्तेमाल होता रहा है, मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी और कल को ये पता चले कि लश्कर जंगवी अल-आलमी असल में, या इवन लश्कर जंगवी भी असल में जो मुख्तलिफ 2-3 धड़े हैं बलूचिस्तान के जो अलहदगी पसंद ग्रोह हैं, BRA है, BLF है, कि उन्हीं के लोग हों जो कि लश्कर जंगवी के नाम पे, अल-आलमी के नाम पे इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं। जी, यानी जब आपका मकसद तबाही फैलाना है, मासूम लोगों की जान लेना है, तो फिर आप इकट्ठे हो रहे होते हैं। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ रहे। बहुत बड़ा सवाल यह है कि हम ऐसा क्या नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, हमें क्या करने की जरूरत है, ये सवाल हम रखेंगे इम्तियाज गुल साहब के सामने ब्रेक के बाद। इम्तियाज गुल हमारे साथ हैं, कोयटा सानेहा पे हम बात कर रहे हैं। बहुत से सवाल हम ब्रेक में भी उनसे पूछ रही थी। इम्तियाज गुल साहब, इसको आप क्या कहेंगे जो कल हुआ? सिक्योरिटी लैब्स कहेंगे, इंटेलिजेंस लैब्स कहेंगे, या फिर आप ये कहेंगे कि टारगेट इतना वल्नरेबल था कि कोई वॉल्स नहीं थी, कोई सिक्योरिटी ऐसी थी नहीं कि इट वाज वेरी इजी टू टारगेट देम? देखिए, जो चीज़ें आपने बयान की हैं ये सारी थी, इसलिए कि अगर एक तरफ आप देखें, आप कल से आप IG बलूचिस्तान का भी सुन रहे होंगे कि इस एकेडमी की दीवार बड़ी मुख्तसर सी है, कोई बड़ी आसानी से फलांग के आ सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि 3-4 हमलावर आए और उन्होंने बेचारे 300-350 के करीब, जो बल्कि इससे ज़्यादा रिक्रूट्स थे, उनको अमलन उन्होंने यरगमाल बना लिया, फिर 60-61 को शहीद भी कर दिया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि पिछले 15 साल में पाकिस्तान की आला तरीन सतह पे हमारी जो सिविलियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो कोई तरीक़ेकार वज़ा नहीं कर सकी कि रात के 12 बजे क्या तमाम लोगों को सोए रहना चाहिए जो रिक्रूट्स हैं इस किस्म की अहम जगहों पे। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारी आला तरीन क़यादत है आज तक, उनकी तरजीहात कुछ और हैं।
नेशनल एक्शन प्लान में और उससे पहले एंटी टेररिस्ट एक्ट में हमने बहुत सारे अपने मकासद अहदाफ आइडेंटिफाई किए हुए थे और उसके ऊपर अमल करने के लिए हमें आज़ाद पुलिस चाहिए, खुद मुख्तार पुलिस चाहिए, उनके लिए फ़ंड चाहिए और उनके फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो और ISI के साथ बाकायदा रवाबित कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि जहाँ जहाँ जिसके पास मालूमात हो मालूमात शेयर करके अपने अहदाफ के पीछे जाएं, बल्कि उनको जो आपके दहशतगर्द हैं उनके निकलने से पहले आप अपनी कार्रवाइयाँ करें। उसमें फिर हमारी जो मजहबी सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, इनके बेशुमार मदारिस हैं हमारे बलूचिस्तान में और फाटा में, खैबर पुख्तनख्वा में, सरहदी इलाकों के साथ साथ। अब ये भी सवाल उठता है कि इनमें से कौन कौन से मदारिस किस हद तक सहूलतकारी का, ठिकानों का काम देते हैं उन लोगों के लिए जो अफगानिस्तान से सफ़र करके आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान के अंदर ही हैं। ये हम बिलाशुबा इनके अफगानिस्तान के साथ डांडे मिलते हैं, जो हम शुरू में बात कर रहे थे। ये मुख्तलिफ ग्रोह, मैं आपको बताऊं कि अमरीकी फौजी सरबराह हैं जो अफगानिस्तान में, जनरल जॉन निकलसन, उन्होंने कोई 3-4 दिन पहले ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे कही थी एक NBC के साथ इंटरव्यू में कि दहशतगर्द सरहद के दोनों तरफ से आ जा रहे हैं। उधर से हक्कानी नेटवर्क तालिबान के लोग आते हैं यानी पाकिस्तान से, जबकि उस दूसरी तरफ से ये दाइश, IMU और ये लश्कर जंगवी वगैरह जैसे लोग हैं वो पाकिस्तान का रुख करते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है 2600 किलोमीटर का, ये बहुत पोरस है, यानी इसमें से गुजरना आना जाना बहुत आसान है। और अफगानिस्तान साइड पे उन्होंने ये कहा कि हमारे पास मुनासिब तादाद में चेक पोस्टें नहीं हैं, फौजी नहीं हैं, जिसकी वजह से लोगों की आमदरफ्त जो है आसान होती है। तो ये बहुत सारे अंदरूनी अवामिल हैं और बैरूनी अवामिल हैं जिसकी वजह से हमें ये सूरत हाल का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ा मैं जिम्मेदार समझूंगा अपनी आला तरीन सियासी क़यादत को। जी बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज गुल साहब, आपने हमें वक्त दिया। अब जिस तरह आप निशानदेही करें सब मामलात हैं, और अगर अमरीकी सरबराह के जो अफगानिस्तान में हैं वो अगर ये बात करें तो अपनी साइड पे तो वो दहशतगर्दी को रोके ना। जब मान रहे हैं अपनी नाकामी तो उनको तो ये दहशतगर्दी वहां से तो कंट्रोल करनी चाहिए, तो तभी पाकिस्तान में भी खत्म होगी। दोनों मुल्कों में अमन तभी हो सकेगा जब इस इलाके से दहशतगर्दी का खात्मा होगा। अच्छा, बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन साथ साथ आपको पता है जैसे हम कल आपको कोयटा की बात भी कर रहे थे, बहुत विजुअल्स वगैरह भी दिखा रहे थे, और कोयटा कितना खूबसूरत है, क्या दौर होता था कोयटा में। यानी जब कॉलेज में पढ़ती थी, अब से शायद 40 साल पहले की कम से कम बात होगी, तो उस दौर में यानी लड़कियों की पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी की बसेस वहां पर कोयटा जाती थी सैर करने, मतलब बड़ी आजादी होती थी और बड़ी रिस्ट्रेंट आजादी आई वुड से। मेरे जो इन लॉज हैं वो भी कोयटा में बहुत अरसा रहे हैं, अभी भी बहुत ज्यादा फैमिली इधर है। अब वो ऑफ कोर्स यही कहते हैं कि अब बिल्कुल वैसा कोयटा नहीं रहा। लेकिन कल हम कुछ विजुअल्स भी देख रहे थे और जो बातें हमने सुनी हुई हैं, मुझे अफसोस हो रहा था कि पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत जगह हैं और उनके साथ ये हो रहा है। एक जगह खास तौर पर मैं आज जिक्र करना चाहूंगी, नेशनल जियोग्राफिक का एक मैगजीन आता है, बड़ा मशहूर मैगजीन है, बहुत सालों से शाया हो रहा है। उसमें एक पाकिस्तान की खूबसूरत जगह है जिसका नाम है पासू, उसको दिखाया गया है। और ये देख रहे हैं आप सामने, लुक एट द रोड्स, ये उन्होंने फीचर किया है। और वहाँ के जो फोटोग्राफर है मैथ्यू पैले, उन्होंने ये कुछ तस्वीरें ली हैं वादी की और उसकी नेचुरल ब्यूटी जो है वो दिखाई है। उसामा, लुक एट दिस। और उनको इन पहाड़ों को कॉर्न्स ऑफ पासू कहा जाता है। कॉर्न्स ऑफ पासू, जिस तरह वो सिट्टा जैसे कॉर्न, आइसक्रीम ओ आइसक्रीम कोन। उसामा, आपने कॉर्न क्यों? अच्छा वो मैं जुबान स्लिप हो गई। कौन? हाँ बिल्कुल, इसके जो पहाड़ है मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल वही आप उनकी शेप शायद ऐसे है, but it's beautiful होती है ना कोन आइसक्रीम, तो वो कोन लगता है उसामा को खूबसूरत जगह पे बैठ के कुछ आइसक्रीम खाने का दिल भी चाह रहा है। ब्यूटीफुल बच्चे, देखिए इन लोग, ये बच्चे भी कितने इनोसेंट हैं। लुक एट दिस, मतलब दिस बच्चा कुड बी एनीवेयर इन पाकिस्तान। अच्छा, कितने खूबसूरत, कितने प्यारे बच्चे हैं। जितना माहौल मुझे लगता है ऐसे खूबसूरत होता है, वहाँ के लोग भी उतने ही हसीन। हाँ, और उनको वो इतनी आई थिंक वो ख्वाहिशात नहीं होती, वो जो वर्ल्डली प्लेजर्स का उनको शौक नहीं होता, अपनी नेचुरल ब्यूटी में वो ज्यादा खुश है। मेरा ख्याल है ये वाकई ऐसा है कि उनके चेहरे, उनका लिबास, उस जगह का ये मौसीकी, उस जगह की ये ब्राइडल देखें इनका, वो सब ऐसे लगता है जैसे एक बिल्कुल एक खूबसूरत सा एक आमेजिश सी है, यानी सब एक दूसरे से मैच कर रहे होते हैं। हाँ, एवरीथिंग, मतलब वो उस सेटिंग में वो लोग फिट आते हैं बिल्कुल। शायद हम ना इतने फिट, उनका लिबास, उनकी मौसीकी, उनका रहन सहन, उनकी खुराक, उनके घर, हर चीज उससे मिलती जुलती होती है। मुझे सबसे अच्छी
बात ये लगी है उसामा के नेशनल जियोग्राफिक इतने प्रेस्टिजियस मैगजीन ने ये चूज किया है कि पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाने के लिए, खासतौर पे ये वादी इतनी खूबसूरत है। अगर पासू में लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त तो प्लीज आप हमें ट्वीट करें, हमें अभी लिखें। और उसामा और मैं जो बातें कर रहे थे कि क्या आप लोग इतने खूबसूरत हैं जिस तरह आप लोग की वादियां हैं और जिस तरह आपके रंग हैं, तस्वीरें भेजे हैं हमें। अच्छा चलें, ये देखिए पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, यहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे हैं। बस ये मसाइल पाकिस्तान से खत्म हो जाए ना तो पूरी दुनिया जब देखेगी पाकिस्तान को तो हैरान होगी कि किस कदर खूबसूरत मुल्क है, कितने अच्छे यहाँ पर और अभी मौसम बदल रहा है ना तो और भी खूबसूरती जो है वो निकल रही है। और पाकिस्तान की खुराक, पाकिस्तान के उसामा आपको उस वक्त से भूख लगी हुई है, आपने पहले वहाँ के जो पहाड़ थे उनको आइसक्रीम कोन बनाया है। मतलब ये हो गया रहा है, आज लगता है आपने सुबह नाश्ता नहीं किया। कहा जाता है वो शेप इस तरह है, जिस तरह कोन के ऊपर वो आइसक्रीम आप लगाते हैं तो इस तरह वो चोंच सी बन जाती है। आप और ऊपर मतलब पहाड़ पे। ओह वेल उसामा को चूंकि कुछ हंगर पैंग्स हुई है तो काफी दिनों से हमने आप लोगों को कोई रेसिपी नहीं दी, आज हम आपको एक रेसिपी देते हैं और ये बड़ी ही डेकेडेंट मैं कहूंगी ये स्वीट डिश है और ये है चॉकलेट लावा केक। देखिए जरा। 4 चम्मच मक्खन में चॉकलेट चिप्स मिलाकर 45 सेकंड तक माइक्रोवेव कर लें। इस अमेज़े में बारीक पिसी हुई चीनी, 2 अंडे, मैदा और वेनिला डालकर मिक्स कर लें। बेकिंग के 2 प्याले लेकर इनमें मक्खन और थोड़ा सा मैदा लगा लें। सांचों में केक का अमीज़ा डालकर ओवन में 200 डिग्री पर 14 मिनट के लिए बेक कर लें। केक को एहतियात से प्लेट में निकालकर सजावट कर लें। ये लावा केक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें से लावा देखा था जो निकल रहा था, मतलब चॉकलेट लावा, और क्या कहे, लावे को लावा ही कहना चाहिए। ऐसे अच्छा है, पहाड़ दिखाए हमने और उसके बाद छोटा सा एक पहाड़ नुमा वो केक छोटा सा। How nice. और उसके बाद हाँ जी उसमें से लावा निकल रहा है, लेकिन ये लावा तो कमाल ही। ये चॉकलेट लावा ऐसा है जिसको आप खा सकते हैं। दूसरा कभी लावा आपने देख लिया तो दूर भागे प्लीज। यस, एक छोटी सी ब्रेक। नहीं जाना आपने क्योंकि हम ब्रेक ले रहे हैं तो थोड़ी देर में मिलते हैं। एक अहम अदालती मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जजेस की जानिब से बड़े ही सख्त रिमार्क्स भी सामने आए हैं और आने भी चाहिए क्योंकि चेयरमैन नैब प्ली बार्गेन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब को रजाकाराना वापसी या प्ली बार्गेन के इख्तियारात न सिर्फ इस्तेमाल करने से रोक दिया बल्कि 10 सालों में रजाकाराना रुकूम वापस करने वालों की तफसीलात भी तलब कर ली। नैब में गैर कानूनी तकर्रीरों से मुतालिक आज खुद नोटिस केस पर चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने रिमार्क्स दिए कि नैब वो कर रहा है जो अदालत भी करने की मजाज नहीं। एक कप कॉफी पियो, सारे मामला तय करो, अपनी नौकरी पर वापस जाओ, नैब में जाओ, मुकमुका कर लो। जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए कि नैब बाजार में खड़ा आवाजें दे रहा है कि करप्शन कर लो फिर रजाकाराना वापसी करा लो। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने रिमार्क्स दिए कि नैब इसमें से 25% ले लेता है। चीफ जस्टिस ने कहा रजाकाराना वापसी का कानून बनाते वक्त शर्म नहीं आई? ये कानून किसने बनाया? बाहर ममालिक के लोग इस कानून पर हंसते हैं कि ऐसे कानून से मुल्क चलाया जा रहा है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में मुनासिब तरमीम का कहा लेकिन गैर मुनासिब तरामीम करती गई। गुज़श्ता माह चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने नैब की रजाकाराना स्कीम पर आज खुद नोटिस लिया था। ऑब्जर्वेशन में यह करार दिया था कि रजाकाराना स्कीम से मुतालिक शिक बादियुन नजर में आइन से मुतसादिम है। नैब की तरफ से जुमेरात को जारी बयान में कहा गया था कि इदारे की अमल दरामदी हिकमत अमली इंतहाई कामयाब रही और मजमूई तौर पर 278 अरब रुपए वसूलियां की गई। तो उन्होंने तो अपनी कारकर्दगी बड़ी बताई कि 278 रुपए वसूल हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ी नाराज है। वैसे ये मुझे बात अच्छी लगी थी कि वो चीखे मार रहे हैं नैब के आप आए और करप्शन करने और बचा लें। आई एम सॉरी बट एनीवे ये हंसने की बिल्कुल बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल कयूम सिद्दीकी से। कयूम साहब ये बताइएगा कि ये केस काफी अरसे से हम इसके बारे में पहले भी आपसे बात कर चुके हैं, तो ये बताएं कि अदालत जो है नैब और हुकूमत की वजारतों से अभी तक मुतमईन क्यों नहीं हो सकी?
हुमा, इस हवाले से बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि ये जो कानून है रज़ाकाराना वापसी का सेक्शन 25A नैब ऑर्डिनेंस का, इसके हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी कि बादी नज़र में ये आइन की कसौटी के ऊपर पूरा नहीं उतरता। तो जाहिर है कि इस एक ऐसे कानून की क्या वजाहत पेश की जा सकती है जिसकी कोई आइन इजाज़त नहीं देता, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इससे मुतमईन नहीं है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन नैब का ये इख्तियार जो है इस पर कदग़न आयद कर दी और कहा है कि अब ये इख्तियार आप उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि इसकी वायरस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे। अब्दुल क़य्यूम साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी हमें लाइव कट करना है क्योंकि वज़ इलाक़ाई ताउन की तंजीम है जिसकी तकरीब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान खिताब कर रहे हैं। You know, ladies and gentlemen, CAREC is a program to promote regional integration, peace, stability, and sustainable economic development. The Central Asia Regional Economic Cooperation Program is a partnership of 10 countries and 6 multilateral development partners working to promote development through cooperation, leading to accelerated economic growth and poverty reduction. By promoting and facilitating regional cooperation in the priority areas of transport, trade facilitation, trade policy and energy, CAREC helps Central Asian and neighboring countries realize their immense potential in an increasingly integrated Eurasia. The CAREC program was conceived in 1996 and its first ministerial conference was held in 2002. Pakistan became a member of CAREC in 2010. In a short journey, CAREC has established itself as an important regional forum and a proactive facilitator of practical, result-based regional projects and policy initiatives critical to trade expansion and sustainable development. Since 2001, CAREC program has mobilized around $29 billion in transport, trade and energy infrastructure investments. To take the CAREC program forward, during the next 10 years, ministers of all 10 CAREC countries endorsed the CAREC 2020, a strategic framework for the Central Asian Regional Economic Cooperation Program 2011 and 2020. The mid-term review of the CAREC 2020 is an opportunity to formulate a new strategy to fast-track sustainable economic growth of the CAREC members region. Pakistan believes that CAREC is a premier organization with clear and cohesive vision to promote cooperation among member countries in the areas of mutual interest. Pakistan's cooperation under the CAREC reaffirms resolve for regional integration and provides a valuable opportunity for enhancement of our ties through 4 areas of CAREC focus. That is energy, trade policy, and trade facilitation. Pakistan is a key facilitator to bridge these regions of South Asia and Central Asia for efficient market access and exploration of new opportunities. We also know that imperatives of regional cooperation have never been more challenging than today. हेडलाइंस का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बहुत सी हमने बातें करनी हैं, इसलिए जल्दी से टॉप स्टोरीज। हुकूमती ऐलानात के बावजूद सिंध में शाम 7 बजे बाजार और रात 10 बजे शादी हॉल बंद होते नजर नहीं आ रहे। पंजाब की मिसाल सामने है, काम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। मुल्क में अक़लियतियों की सबसे बड़ी आबादी लाहौर के योहानाबाद में एक भी सरकारी स्कूल नहीं। खबर हैरानकुन भी है, तशवीशनाक भी। हुकाम का फौरी एक्शन दरकार है।
ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब से, इस्लामाबाद से मैं ज्वाइन किया है और मामला है सुप्रीम कोर्ट में नैब का, क्योंकि प्ली बारगेन के खिलाफ हुक्म दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि चेयरमैन नैब प्ली बारगेन नहीं कर सकते। इस बारे में हम बात करेंगे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब से, लेकिन साथ ही इस्लामाबाद से एक और बड़ी खबर भी है, एक अहम मामला भी है। एक तरफ दहशतगर्दी है तो दूसरी तरफ इमरान खान हर सूरत में इस्लामाबाद बंद करने पर बजिद है। सूरत हाल रोज बरोज गंभीर होती जा रही है। ये सारे कान खोल के सुन लो, 2 नवंबर किसी सूरत ना डिले होगा, कोई चीज उसको रोकेगी नहीं। जो मर्जी आप कर लें, 2 नवंबर में 10 लाख लोग इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान की हुकूमत और खास तौर पर नवाज शरीफ से बदगुमानी इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने मुल्क के वजीर आजम को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया है। नवाज शरीफ एक सिक्योरिटी रिस्क बन गए पाकिस्तान के लिए। मैं ये वसूख से कहता हूं सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। इसलिए बन गए हैं कि उनकी और उनकी गवर्नमेंट को सिर्फ एक काम है, पैनामा में नवाज शरीफ की करप्शन को बचाना। और इससे पहले इमरान खान ये बात तो कह चुके हैं कि जब वो एहतजाज का इरादा करते हैं, दहशतगर्दी या फिर सरहद पर कशीदगी हो जाती है। जब कोई नवाज शरीफ के खिलाफ एक्टिविटी शुरू होती है, LOC के ऊपर कुछ होना शुरू हो जाता है। नवाज शरीफ इंडो इजरायली लॉबी को अपील कर रहा है, और ये अपील कर रहा है पाकिस्तान की खातिर नहीं, अपनी जात की खातिर, अपने आप को बचाने के लिए। और दूसरी जानब पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी ने एक बार फिर अपने सियासी कजन के हाथों में हाथ डालकर इस्लामाबाद बंद करने का इरादा जाहिर कर दिया है। यस किया है, अब पार्टी की पार्टिसिपेशन होगी। जो PTI का वफद बैठ के क़यादत और वफद के साथ बैठ के आपस में खुद तय कर लेंगे। मैंने उनको यस दे दिया ऑन प्रिंसिपल। कल अदम तंजीमों की जानिब से धरने की हिमायत का सवाल अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद से हुआ तो उन्होंने बड़ा मानी खेज जवाब दिया। अगर मैं कहूं तो हाफिज सईद साहब और ये सारा दिफाए पाकिस्तान लाल हवेली के साथ खड़ा होगा, इमरान खान के साथ खड़ा होगा, लेकिन इमरान खान ये नहीं चाहते। अगर इमरान खान साहब इस ख्वाहिश का इजहार करें तो मैं आपको यकीन कहता हूं कल शाम को ये भी काम हो सकता है। हालात हर गुजरते दिन के साथ नया रुख इख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत अपनी हिकमत अमली पे नजरसानी किए बगैर अगर पुराने रुख पर ही चलती रही तो इसके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी हमें ज्वाइन किया है। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ का अहम ये रुकन रहे और जो धरना हुआ था 2014 में उसमें भी एक अहम मोड़ आया था इन्हीं की वजह से। हाशमी साहब बहुत शुक्रिया आपका। बताएं, अब ताहिरुल कादरी साहब अपनी जमात को धरने में भेज रहे हैं तो बिल्कुल 2014 अब दोबारा से उसी तरह नजर आ रहा है आपको होता हुआ या मुख्तलिफ होगा? ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो इस धरने में उतने जोशो खरोश से शमूलियत अख्तियार करने का उन्होंने अपनी पार्टी को हुक्म नहीं दिया, तो बल्कि थोड़े से शुकूक व शुबहात बढ़ गए हैं कि ये धरना पहले धरने की तरह पे किसी के कहने पे किया जा रहा है। तो जब वो दोनों आग और पानी को जमा किया जा रहा है तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? वो 2014 का धरना भी जो है उसके अंदर भी उन्होंने एक फ़ज़ा क्रिएट की थी कि हम मारेंगे, मर जाएंगे। अब इमरान खान साहब से उनके जो इख्तलाफात हैं वो कोई ढके छुपे नहीं हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चूँकि एक मकसद की यकजहती नहीं है तो उस मकसद का हासिल करने का तरीका भी उसी तरीके से उसका हल निकलेगा जैसे 2014 में हुआ था। हालांकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की बहुत इज़्ज़त है, कुछ हलकों के अंदर बहुत एहतराम है, उसमें भी थोड़ी कमी आई है। और इमरान खान साहब जो हैं वो भी जब अच्छा हाशमी साहब, हम बड़े क्यूरियस, आप हमें बता सकें कि क्या वजह है कि खान साहब जो है वो शेख रशीद साहब पे इतना एतमाद करते हैं और उनकी मशवरों पर अमल भी करते हैं? वो किसी और की बात करते हैं शेख रशीद साहब। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये कह रहा हूँ,
तो इसलिए शेख रशीद पर ना उनको एतमाद है। मुझे पता है जब टिकट देनी थी अभी पिंडी की तो जिस लफ्ज़ों में याद करते थे इमरान खान वो सुनने के काबिल भी नहीं है, लेकिन वो उनको पता है कि वो एक मैसेंजर बन सकता है। कहाँ का मैसेंजर है? मैं समझता हूँ वो कोई अच्छा मैसेंजर भी नहीं है। शेख रशीद साहब उन्होंने हमें 1985 में कहा था। इमरान खान संसद ये कह रहे हैं कि हर सूरत वो इस्लामाबाद को बंद करेंगे, तो हुकूमत के पास अब ऑप्शंस क्या है? देखिए हुकूमत जो है, देखिए एक हकीकत ये है कि उन्होंने जो एक राब्ते होते हैं कौम के जो मसाइल हैं यकीनन उन्होंने तवज्जो दी होगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अवाम परेशान है, मजबूर उनकी दिल में अपने मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, कदम कदम पे उनको महंगाई का सामना है, बेरोज़गारी है। तो इसलिए जब तक ये इन चीज़ों का हल नहीं निकालेंगे, इमरान खान ना हो, कोई बेशक दिल्ली की जो आम पार्टी वाला है वो भी आके खड़ा हो जाए तो लोग कहेंगे इसके पीछे खड़े हो जाओ, क्योंकि हमारी मुश्किलात तो हल हुई नहीं है। तो इसलिए हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा अवाम के जो मसाइल हैं। अच्छा हाशमी साहब, अगर हुकूमत जो है वो राजी हो जाए पैनामा लीक्स की इंक्वायरी के लिए, तो क्या खान साहब अपना जो धरना है वो मुलतवी कर देंगे? उसकी इंक्वायरी तो सुप्रीम कोर्ट ही अब ऑर्डर करेगा ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर देना है। अगर वो साबित हो जाते हैं सारे इल्ज़ामात, तो फिर मियां नवाज शरीफ को सामना करना पड़ेगा। इंक्वायरी भी लाजमी होगा, बगैर इंक्वायरी के तो सुप्रीम कोर्ट आगे चल नहीं सकता। वो इंक्वायरी भी करेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे भी सही। इंक्वायरी कौन सी करे? इमरान खान करे इंक्वायरी, या मैं करूं, या वहाँ पे जुबैर साहब करेंगे, नवाज शरीफ के तर्जमान करेंगे, तलाल करेंगे? भाई एक अदारा ही करेगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, यकीनन इंक्वायरी भी होगी। तो इंसाफ का दरवाज़ा आपने खटखटाया है, तो उसका आप जवाब भी तो तलाश करें, सजा दिलाएं वहीं मियां नवाज शरीफ को पनामा के अंदर। फिर वो भी कहते हैं कि हम बाकियों के अंदर इमरान खान को, उसके अंदर हम जहांगीर तरीन साहब को, उसके अंदर अलीम साहब को, सबको उनको सजाएं दिलाएं। अच्छी बात है, अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला चल पड़ेगा, ना नवाज शरीफ साहब बच सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाशमी साहब आपका, लेकिन लगता है कि इमरान खान साहब फैसले का इंतजार नहीं करने वाले सुप्रीम कोर्ट के, और उससे पहले यकीनन वो कह रहे हैं कि हम धरना देंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। हम बात कर रहे थे अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब से, जी न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और बात हो रही थी नैब के बारे में। अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि होगा क्या? क्योंकि जस्टिस अजमत सईद साहब ने कहा है कि हमने कहा कि इसमें तरामीम की जाए, मुनासिब वो गैर मुनासिब हो गई, तो अब क्या होगा? उस समय इस हवाले से हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वो नैब का जो कानून है उसको तरमीम कर रही है, उसकी देखभाल रही है, उस पर रिव्यू किया जा रहा है। लेकिन उसमें जैसे अजमत सईद शेख ने उनको कहा कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आप जल्दी करें जो कुछ करना है। इसके अलावा एक और बात जो थी वो ये थी कि नैब की तरफ से भी एक लिस्ट दाखिल की गई जिन लोगों ने प्ली बार्गेन किया था। तो उस पर जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम का ये कहना था कि इसमें 80% लोग वो हैं जो वापस अपने महकमे में जा चुके हैं और काम कर रहे हैं, और इसके अंदर MNAs MPAs भी शामिल हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कानून जो है, अगर हुकूमत ने इसको पार्लियामेंट से पास ना किया तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सस्टेन कर पाएगा। सही। अच्छा, आखिर में बता दें, एक कल भी कुछ अहम होने वाला है, उसका जिक्र अगर हो जाए तो कल क्या होता आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन में? इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो काफी सारे केसेस हैं। इलेक्शन कमीशन में तो 2 नवंबर को वो मुकदमा है। जी जी। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 27 को, एक तो आपको याद होगा 2014 के धरने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इस्तीफे दे दिए थे, और फिर उन इस्तीफों को जो है वो बाहमी मुशावरत से खुर्शीद शाह और हुकूमत और स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया था। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका फैसला स्पीकर का बरकरार रखा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
तो इस पर भी नोटिस जारी हो चुके हैं 27 अक्टूबर के लिए। ये जफर अली शाह की केस है। उसके साथ ही 27 को जो है वो ख्वाजा आसिफ अहमद साहब की जो इंतखाबी कामयाबी है उसके खिलाफ उस्मान डार जो तहरीक इंसाफ है उनकी दरख्वास्त की भी समाअत होनी है। सही। तो और इसी तरह से एक मामला है नैब के अंदर भर्तियों का, वो 2 नवंबर को है। अब ये नैब के अंदर भर्तियों का मामला जो है अगर हम इसको देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी भर्तियां जो हैं वो अपनी हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बर्दाश्त नहीं की। तो फिर उसके बाद नैब के अंदर अगर ये बड़ी तादाद के अंदर जो तमाम डीजीज हैं जिनके उसको सुप्रीम कोर्ट किस तरह बर्दाश्त करेगी? अजीब सी सूरत हाल सिद्दीकी साहब, मुझे लग रहा है जिस तरह के अहम मामला कल भी सुप्रीम है, तो हो सकता है कल भी हम आपसे बात करें और इस बारे में जान रहे हैं। अच्छा, अब हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि आपको हमने कुछ दिन पहले बताया था कि सिंध में यानी कराची से शुरू के अब सारी जो मार्केट्स होंगी वो शाम को 7 बजे बंद हुआ करेंगी और शादियां जो होंगी, शादी की तकरीबें जो होंगी वो 10 बजे बस खत्म होनी होंगी, अ लॉट लाइक पंजाब। तो ये क्या होने वाला है? लेकिन इस पर दिलचस्प बात यह है कि अमल होता नजर नहीं आ रहा। शाम 7 बजे बाजार और रात 10 बजे शादी हॉल बंद हो, सिंध में ऐसा मुश्किल नजर आता है। मगर सवाल यह है कि ऐसा पंजाब में कैसे मुमकिन हुआ? सिंध के वजीर सनत मंजूर वसान ने शादी हॉल मालिकान को तो अपनी बात पर मना भी लिया है और वज़ीर आला को उम्मीद है कि अहकामात पर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल अमल दरामद हो जाएगा। 9 बजे दुकान खुलेंगे और शाम को 6-7 बजे बंद। सिवाय वीकेंड्स पे हम जरूर टाइम ज्यादा देंगे, इसलिए पता है कि जो लोग काम करते हैं और दुनिया भर में ये बड़ी अच्छी तरीके से चल रहे हो। तो ये एक मेरा नया है, मैंने कहा पहले अपने आप को सुधारूं, मैं खुद टाइम पे आऊं, अपने कॉलीग्स को, कैबिनेट मेंबर्स को टाइम पे ले जाऊं, असेंबली को टाइम पे लाऊं, अफसरान को टाइम पे लाऊं, फिर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी जी आप लोग भी करें। अच्छा, अब शादी हॉल का जो मसला है वो तो बज़ाहिर हल होता दिखाई दे रहा है, मगर ताजिर तो किसी सूरत सरे शाम बाजार बंद करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। देखिए, माजी में भी इस पर अमल इसलिए मुमकिन नहीं हो सका कि ये एक रात का फैसले में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। ये मौसम का इसमें बड़ा अमल दखल है। गर्म मौसम में कैसे मुमकिन है? झुलसती गर्मी में, ट्रैफिक के अजदहाम में लोग घरों से खरीदारी के लिए 9 बजे 10 बजे निकलें, ऐसा मुमकिन नहीं है। कैसे इनको अलग सुबह जगाया जाएगा और ये मार्केटों का रुख करेंगे? ये बहुत बड़ी इखलाकी तब्दीली के बाद मुमकिन होगा। सिर्फ मार्केटें खोल देना इसका हल दुकानें जल्दी बंद कराने की कोशिश हुकूमत की जानिब से पहली मर्तबा नहीं हो रही। वजीर पानी और बिजली पहले भी ये बात कर चुके हैं। अगर मार्केटें बंद हो जाएं टाइम के ऊपर तो आपको 1,500-2,000 मेगावाट मुफ्त बिजली मिल सकती, उसमें कोई खर्चा नहीं होगा, उससे टैरिफ नीचे आएगा। जब मुफ्त बिजली आप जो है अपने ग्रिड में एंटर करेंगे। गुज़िश्ता साल अप्रैल में वजीर आजम ने हदायत की थी कि दुकानें, शादी हॉल और रेस्टोरेंट जल्दी बंद किए जाएं। 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी सरकारी दफातर में हफ्ते में 2 रोज तातील और कारोबारी मराकज रात 8 बजे बंद करने का अहकाम दिए थे, मगर अमल किसी एक दफा भी नहीं हुआ। लेकिन इस दफा पंजाब में हुकूमत इस हद तक तो जरूर कामयाब हुई कि बाजार रात 9 बजे तक और शादी हॉल रात 10 बजे तक बंद करवा सके। सवाल यह है कि पंजाब हुकूमत ने यह काम कैसे किया और सिंध हुकूमत के पास अपना फैसला मनवाने के लिए कौन से रास्ते हैं? इस बारे में बात करेंगे। रियाज हंडी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, उनसे हम बात करेंगे सिंध हुकूमत की, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब, इन दोनों से हम बात करेंगे। पहले रईस अंसारी साहब आपसे बात कर लेते हैं कि क्या किया पंजाब हुकूमत ने कि उन्होंने तो 10 बजे बंद करवा ली शादी हॉल, जो कि सिंध हुकूमत नहीं लग रहा करवा सकेगी। देखिए, पंजाब में ऐसा हुआ कि हुकूमत पंजाब ने जो इदारे हैं, पुलिस है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, इनको बहुत मुतहर्रिक किया और इनको बाकायदा इनकी मॉनिटरिंग की गई कि किस तरह बंद नहीं करवा सकते। जब इन्होंने इम्प्लीमेंट शुरू किया शादी हॉल, अब देखें शादी हॉल ये है कि शादी हॉल तकरीबन 10 बजे में 10 मिनट पर वो लाइट्स बंद कर दे, सवा 1 लाइट के 10 बजे तक शादी हॉल खाली कर दिया जाए। अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग हैं वो आकर बाकायदा चालान करते हैं, पुलिस में मुकदमा दर्ज करती है। जब ये तवातर से मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए तो लोगों ने खुद ही इस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। शादी हॉल वालों ने सब ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट घरों पर नहीं है। ये आप बात मैं थोड़ा सा वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि 4 दीवारी के तकद्दुस को बरकरार रखा गया है। घर के अंदर जो अगर जाती किसी का अपना बेटी भतीजी बेटे का फंक्शन हो रहा हो तो उस पर यह पाबंदी नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ जो बात रही आपकी मार्केट की, तो मार्केट वालों का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। जिस तरह अतीक मीर साहब कह रहे हैं कि ये बड़ी देर से मसला चल रहा है, ये मसला पंजाब में भी हल नहीं हुआ। दुकानें वो रात 9 बजे तक, 9:30 तक, 10 बजे तक खुली रहती हैं, 8:30-9 बजे तक तो रूटीन में बंद हो जाती हैं दुकानें। तो ये मसला जो दुकानों वाला है पंजाब में भी हल नहीं हुआ। लेकिन जो ताजर हैं, जो हालात हैं, ये बंद नहीं करना चाह रही, ये कहना चाह रहे हैं कि लोग रात को घरों से निकलते हैं। लेकिन आप पूरी दुनिया में देखें 6 बजे कारोबार बंद हो जाता है, बैंक 5:30 बजे पाकिस्तान में भी बंद हो जाते हैं। जब ये बंद करना शुरू करेंगे लोग अपने आप को ढाल लेंगे, लोग अपने तरीके चेंज कर लेंगे। साहब, आपने चीज मेंशन नहीं की थी कि शादी अगर वो पूरा फंक्शन है 10 बजे ना बंद करें तो दूल्हा उठा के भी ले जाते हैं और लाखों का कोई नुकसान भी होता है, वो जुर्माना भी देना पड़ता है। रियाज एंडी, आपको भी शामिल करते हैं इस डिस्कशन में। आपको लगता है कि सिंध हुकूमत शाम 10 बजे और फिर रात को शाम 7 बजे और रात को शादी जो है 10 बजे इस तरह खत्म कर सकेगी, कामयाब हो सकेगी कुछ करने में? अब तक की जो इत्तलात है उससे तो ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं हो सकेगा। अब उसके मुख्तलिफ रीज़न है। नंबर 1 ये कि सब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों की आदत बदलनी है और उसको जबरन, ये जो आप एक्ट ले रहे हैं उसमें आप जबरन करवा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने दोनों जो एरियाज हैं उसको सेपरेटली उन्होंने हैंडल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि 10 बजे शादी हॉल बंद हो जाएंगे, ये तो उन्होंने कैटेगोरिकली अनाउंस कर दिया है। ताजिरों के साथ उन्होंने मीटिंग की थी जिसके अंदर ये फैसला हुआ था। ताजिरों ने ये सजेशन दिया है कि 8 बजे के बजाय 7 बजे के बजाय दुकानें 9 बजे बंद की जाए और 1 घंटे का ग्रेस पीरियड दिया जाए ताकि उस दौरान में बंद हो जाए दुकानें। यानी बात तो फिर 10 बजे तक जारी है। हमें ब्रेक लेनी है क्योंकि ये सिंध हुकूमत कर सके ना कर सके, लेकिन हमें इस पर अमल करना है ब्रेक लेने पर। तो हम ब्रेक ले रहे हैं, आप दोनों हमारे साथ रहें, इस बारे में और भी बात करेंगे क्योंकि हुमा मुझे लगता है ऐसी कोई शादी अटेंड कर चुकी है जिसमें दूल्हा को पकड़ के ले गए थे। तो मैं इनसे इस बारे में पूछता हूँ, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म बहस हो गई है। हुमा की, मेरी, रईस अंसारी साहब और रियाज एंडी साहब हमारे साथ हैं। अब बहस ये हो रही है कि लोगों को आदत नहीं है। रईस अंसारी साहब, मैं तो आपके साथ हूं, लेकिन हुमा जो है वो नहीं मान रही, वो कह रहे हैं कि 10 बजे तक दुकानें खुली रहनी चाहिए। मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत है। क्यों दुकानें इतनी बजे तक खुली रहें? 8, 6, 7 बजे आप बंद करें, जिसने शॉपिंग करनी है उससे पहले करें। जी बिल्कुल, देखें मैंने अभी आप ब्रेक में जो आप बात कर रहे हैं, मैंने मिसाल दी कि जब भी मैं चीन गया था तो 6 बजे में 15 मिनट थे, वहाँ खवातीन भी शॉपिंग कर रही थी, वहाँ मर्द भी कर रहे थे और 6 बजे उन्होंने शटर एकदम डाउन कर दिए और जो था उसे बाहर निकाल दिया कि बस टाइम खत्म हो गया। तो लोगों को अपने आप को ढालना पड़ेगा। देखिए अगर ऑफिस का टाइम 9 बजे है, आप क्या मेरी आँख ही 11 बजे खुलती है, तो ऐसे तो नहीं चलता। आप जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, जो सिस्टम चल रहा होता है उसके सिस्टम के तहत ही चलना पड़ता है ना। अब आप कहें जी फजर का टाइम 5:30 है, नहीं मैंने तो 6:30 पढ़नी है, जो टाइम है वो इंटरेस्टेड ही नहीं नजर आ रही हुकूमत की कोई बात मानने में। एग्जैक्टली, बिकॉज हुकूमत उनकी जो उनका लाइफ स्टाइल है उसको मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला नहीं करी। मैं आपको अपने नाजरीन के सामने कुछ डेटा शेयर करता हूँ। मैं बोल्टन मार्केट गया, यहाँ पर उमरकोट सिंध से एक ताजिर जो है शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था। मैंने उससे बात की कि तुम्हें क्या मसाइल होते हैं, तो उसने कहा कि देर से बाजार खुलते हैं इसलिए मुझे आके एक एक्स्ट्रा दिन यहाँ पे गुजार के जाना पड़ता है। और वो क्या पैसा जो है मैं अपने जो सार्फिन है उनसे लेता हूँ, जो भी चीज़ लेके जाता हूँ उसके अंदर वो कॉस्ट के अंदर शामिल होती है। तो यानी कराची में बाजार देर से खुलने की जो कीमत है वो उमरकोट के सार्फिन भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुझे उसी बाजार में वो खवातीन भी मिली जो अपने शोहरों के साथ आई थी, जिनके दुकानें बंद होने के बाद वो आए थे और वो शॉपिंग कर रहे थे। तो उनका भी बड़ा वैलिड पॉइंट था कि अगर हम सारा दिन सुबह से काम करते हैं, बच्चों को की देखभाल करते हैं, बच्चों को स्कूल भेज के आप चले जाए ना, बहुत सी खवातीन है जो अकेले शॉपिंग पे नहीं जाती। हम अगर बिगर सिटीज की बात ना करें, मतलब आप अगर सिंध के छोटे से शहरों की भी बात करें, बड़े शहरों की बात बल्कि कराची में ही कुछ इलाके ऐसे हैं, कराची में ही कुछ इलाके ऐसे हैं जहां खवातीन अकेले शॉपिंग पे नहीं जाती। जब उनके मर्द घर आ जाते हैं अपनी जॉब्स के बाद फिर वो जाती हैं। एक दिन के लिए मर्द जल्दी नंबर 1, नंबर 2 और कोई रिक्रिएशन भी नहीं है। बाजार इज अ रिक्रिएशन। मुझे बताया कि फिर पंजाब पहल कर ले, अगर 10 बजे वो शादी हॉल्स बंद करवा सकते हैं, क्योंकि हम भी जाते हैं जब पंजाब में शादियों पर, तो 9:45 बजे लाइटें बंद, अंधेरा हो जाता है, सब लोग परेशान हुए होते हैं कि जल्दी से निकले, अंधेरा हो गया, चोरियां भी हो जाती हैं।
तो अगर दुकानें जल्दी बंद हो जाएगी, हम पूरी कौम जल्दी सुबह उठेगी, तो हम ज्यादा काम कर सकेंगे, प्रोडक्टिव हो जाएंगे ज्यादा। देखिए शादी हाल जो है ना, अगर लाहौर में शादियों का सीजन चल रहा हो तो होटल्स या शादी मिला के कोई 200, 300 या 500 शादियां हो रही होंगी, उन पे तो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन एक एक मार्केट में 2-2 हज़ार दुकानें हैं, हर दुकान पे जाके बंद कराने से उतरे तो ये बातचीत के जरिए हल करा सकते हैं। और लेकिन अभी तक ये ताजर मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं जी। वो कहते हैं नहीं हम 9 बजे बंद करें। भाई तुम 12 बजे शॉप खोल रहे हो, तुम 9 बजे खोल रहे हो, उसको 7 बजे बंद कर दो। लेकिन वो कहते हैं कि आप लाइट जल्दी टाइम, हम जो सारी बात कर रहे हैं इसमें अगर दुकानें जल्दी खुलने का बिल्कुल बाकायदा प्लान बना लें तो शायद जल्दी बंद भी कर सकती हैं। लेकिन फाइनल क्वेश्चन रियाज, ये बताएं कि ताजिर मान जाएंगे, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए ताजिरों ने अपना सजेशन दिया था गवर्नमेंट को कि आप 7 बजे बंद ना करें, 9 बजे करें और 1 घंटे का ग्रेस पीरियड दे दें। उसके ऊपर जो कमेटी है वो गई है और उसने कहा था 2 दिन के अंदर वो अपना डिसीजन दे देंगे। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है और उसके ऊपर अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया है। तो क्या होगा, यानी उनकी तरफ से कोई जवाब आएगा, उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन होगी, फिर कुछ और होगा। लेकिन ये कि उनकी तरफ से भी सीरियसनेस नजर नहीं आती, वो भी इसको बहुत लाइटली। आप देखते हैं कि होता क्या है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अच्छा रईस अंसारी साहब, दूल्हे जो गिरफ्तार हुए हैं, हुमाने जिस तरह कही ना, वो भी एक तशवीश आपने भी कहा है कि उन्होंने भी सुना हुआ है। हाँ, मैं बता दूं ये 2-3 वाक़े ऐसे हुए हैं, 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि मैं भी एक उसमें था जिसमें दूल्हा गिरफ्तार हुआ। वो कमजोर लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, ये लॉ में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। जो जहाँ शादी हो रही हो, फर्ज करने का अगर शादी ऐसी कमर्शियल जगह पर हो रही है जो किराए पे ली गई, तो उसका जो मालिक है वो जिम्मेदार है कि उसने क्यों करने दिया, वो मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। ये ऐसा कोई हीनियस क्राइम नहीं है कि दूल्हा को नहीं पकड़ेंगे तो वो कोई 4 लोग मार देगा। ये पुलिस वाले जिस तरह इख्तियार से तजावुज करते हैं ना, किसी भी घर में दाखिल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। 2-3 वाक़यात ऐसे हुए, लेकिन बहुत शुक्रिया ऐसा नहीं है। और फर्ज करे बारात आई है तो उसमें दूल्हा तो जिम्मेदार नहीं है उसका। जी जी सही, बड़ी मेहरबानी रईस अंसारी साहब आपकी। और मैं बस ये कहूँ कि ये अच्छी बात है, इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और रियाज अंडी कह रहे थे कि कराची में, सिंध में ये सजेशन है कि आप जो शादी हॉल का मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। यानी दूल्हे को तो बच जाएगा ना, वरना मुझे बहुत अफसोस हो जाता है कि उन दूल्हों पे, मतलब शादी है आपके भी हुई है और रात आप गुजार रहे हैं थाने में। ओह वेल, लेट्स शादी से मुझे याद आया मोहम्मद आमिर की भी रिसेंटली हमारी टीम में शादी, और उससे मुझे याद आया कल का मैच। हाउ वाज दैट? देखिए मतलब कि फॉलो ऑन हम बात करते रहे और इतना तबसरा करते रहे, लेकिन जीत गए ना आफ्टर ऑल। अच्छा जी, शाबाश पाकिस्तानी टीम को। और रमीज राजा साहब ने बहुत अहम बातें की हैं, वो हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान को और बेहतर कैसे होना है, ये एक बड़ा सवाल है। और रमीज राजा साहब ने इस बारे में बात की है अबूधाबी मौजूद जियो न्यूज के नुमाइंदे जाफर हुसैन से। देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा टाइम है इन यंगस्टर्स का इस पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम की इन्वायरमेंट में आने का, क्योंकि सिर्फ फोकस ही क्रिकेट पे और चैंपियन टीम बनने का है। और एक तरह से रिसर्जेंस हो रही है 50 ओवर्स की क्रिकेट में, एक कम बैक हम कर रहे हैं, नया कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूक्लियस जो है वो यंगस्टर्स के थ्रू एक बनने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से T20 क्रिकेट में हमारी स्ट्राइड्स बुरी नहीं है, जिस तरह से हमने वेस्ट इंडीज़ को चित किया इस सीरीज में। सो ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट बन रही है वो विनिंग एनवायरनमेंट बन रही है, तो उसका एडवांटेज उठाना चाहिए। और ये अच्छा मौका है सेलेक्टर्स के लिए कि 1-1, 2-2 यंगस्टर्स को अगले 6 महीने में इस टीम का हिस्सा बनाते देना चाहिए। बाबर आजम को बाउंसर के ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे वो इतने मतलब उनकी स्किल्स लेवल जो है उसके ऊपर तो किसी को शक नहीं है। इस खास स्किल के ऊपर उनको बहुत काम करने की ज़रूरत है और सीखें। उनके पास बहुत अच्छे यहाँ पे उस्ताद हैं इस टीम में। तो ये देखना यही है। दूसरा जो आपने पॉइंट पहले भी किया था कि एक और स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर भी नहीं है हमारे पास, तो यासिर को हेल्प कौन करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कंडीशंस में? नवाज को मेरे ख्याल से एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि नवाज अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। उनको थोड़ा जैसे जैसे खेलेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि टैलेंट की सही निशानदेही हुई है। मैं समझता हूँ उनमें बैटिंग में भी एबिलिटी है और बॉलिंग में भी वो आपको सपोर्ट रोल से ज़्यादा निभा सकते हैं। तो फिर फील्डिंग इंप्रूव होती है आपकी, फील्ड के ऊपर भी खास तवज्जो देनी है। तो जब यूनस और मिसबा के होते हुए, क्योंकि ये आखिरी अपनी लेग्स पे हैं, शायद 1-2 साल और खेलेंगे और फिर चले जाएंगे, तो ये नए लड़कों को इनके होते हुए आने से बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे रोल मॉडल्स हैं।
अपनी क्रिकेट पे तवज्जो देते हैं और कुछ नहीं। तो इसका खेल के साथ पढ़ाई बहुत जरूरी है और इसकी भी हम बात करते रहते हैं। एक मामला जिसकी हमने आज निशानदेही करनी है वो बहुत अहम है। एक बहुत बड़ी आबादी मसीह बरादरी की लाहौर में रहती है। लाहौर का इलाका युहानाबाद मसीहों की पाकिस्तान में सबसे बड़ी आबादी ये समझी जाती है, लेकिन यहाँ सहूलतों का शदीद फुकदान है। फिरोजपुर रोड पर वाक़ युहानाबाद में 10 लाख के करीब अफराद रिहाइश पजीर हैं। इनमें बहुत बड़ी तादाद क्रिश्चियन कम्युनिटी पर मुश्तमिल है। यहाँ 7 गिरजाघर मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से पूरे इलाके में एक भी सरकारी स्कूल नहीं और सिर्फ चर्च की जानिब से बनाए गए मिशनरी और प्राइवेट स्कूल्स मौजूद हैं, जहां बेशतर वालिदैन इस्तात ना होने के बायस बच्चों को नहीं भेज सकते। यहाँ के MPA खुद वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने 3 मई 2013 के आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद जो था वो पलट कर एक मरतबा भी नहीं इस इलाके में कदम रखा। यहाँ के रहने वाले कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की कामयाबी के बाद इलाके की किस्मत बदलने के उनके वादे आज भी कानों में गूंजते हैं, लेकिन जितनी उम्मीदें ज्यादा थी इतना ही ये इलाका नजरअंदाज किया गया। बाज़ मुबस्सिरीन का कहना है कि युहानाबाद जैसी अक़लियती कॉलोनी पर तवज्जो देना अखलाकी तौर पर भी जरूरी है, जहाँ के रिहायशियों ने अपने कीमती वोटों के जरिए वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को MPA मुंतखब कराया और बाद में फिर वो वज़ीर आला भी बने हैं इसी सीट की वजह से। बिल्कुल, और अभी हम बात कर रहे हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं ह्यूमन राइट्स वॉच के डायरेक्टर स्वरूप एजाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्वरूप, क्या वजह है कि युहानाबाद की इतनी बड़ी आबादी के लिए कोई स्कूल नहीं बनाए गए? तो हमने देखा ये है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो वहाँ से खुद भी इलेक्ट हुए, या वक्त पहले भी लोग यहाँ से इलेक्ट होते रहे हैं, मगर ये पाकिस्तान का बुनियादी मसला है जिस पे हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि हमारा जो रवैया है अक़लियतों के साथ पाकिस्तान की रियासत का या पाकिस्तान की हुकूमत का, ये उसकी एक मिसाल है। ये हम सिंध में भी देखते हैं, ये हम पंजाब के दीगर हिस्सों में भी देखते हैं। ये शायद इस सबसे बड़ी क्योंकि रेजिडेंशियल कम्युनिटी है। अच्छा स्वरूप, एक और सवाल है क्योंकि बहुत कम है कि अक़लियती नुमाइंदे क्या कर सकते हैं इस मामले में? हमने जो निज़ाम रखा है जिसमें ये हमारी अक़लियतों के जो नुमाइंदगान होते हैं सिर्फ वो पार्लिमानी पार्टीज के सरबराहान की डिस्क्रेशन पे काम करते हैं, कि यानी कि उनकी कोई कंस्टिट्यूएंसी आवाम से राब्ता बनाने पे नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक बुनियादी मसला ये है, जिसे होता ये है कि आपके जो राब्ता है ग्राउंड लेवल के मसाइल हैं, जैसे बात है ना कि वहाँ स्कूल ना होना, वहाँ पे डिस्पेंसरी ना होना, ये तो इसके लिए आपको एक फाल लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम चाहिए। और लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम वो कि जहाँ पे लोकल लोगों को टिकट दिए जाए, उनको नुमाइंदगी दी जाए, और उसी तरह सूबाई और कौमी असेंबली पे भी, ताकि ये मसाइल जो हैं ये कुछ कानून साजी के नहीं है, ये तो डेवलपमेंट के मसाइल हैं, ये तो बुनियादी ज़रूरियात के मसाइल हैं कि अस्पताल होना, स्कूल होना, सीवरेज का निज़ाम होना। और इसके लिए जब तक आप ग्रास रूट पर बहुत शुक्रिया स्वरूप, उम्मीद करते हैं मामले पर अब पंजाब हुकूमत वज़ीर आला बल्कि वो हमारा शो देख रहे हो, कोई बूट शूट चढ़ाएं और पहुंच जाइए। युहानाबाद तो पास में ही और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलेंगे, खुदा हाफ़िज़। आपसे कल मुलाकात होगी।